प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि ठोस अवस्था है, उसका हम लोग शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाएं। तो एग्जाम में हमें अगर टॉपिक को देखना है एग्जाम के टाइम पे, तो सबसे जरूरी है टारगेट फिक्स करना कि टारगेट हम उस चैप्टर की पॉइंट को किस तरीके से देखें। तो चैप्टर नंबर 1 का जब हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स आखिर कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं। तो सबसे पहले तो आप लोग चैप्टर का नाम डाल देना, चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर का नाम क्या है, सॉलिड स्टेट। ये हो जाएगा। ऊपर आप लोग डाल सकते हो शॉर्ट नोट्स, यानी कि सॉलिड स्टेट का अगर हम लोग इसका शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स में हम क्वेश्चन आंसर नहीं लिखेंगे, बल्कि जो जो पॉइंट हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले ठोस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो किस तरीके से हम लोग इसके टोटल शॉर्ट नोट्स को बनाएंगे, आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें, ठोस अवस्था वाले चैप्टर में हमें सबसे पहले मैटर के बारे में यानी कि पदार्थ के बारे में पढ़ना है, बेसिक पॉइंट। उसके बाद पदार्थों की अवस्था के बारे में पढ़ना है कि पदार्थों की कितनी अवस्थाएं होती है, जिसमें हम लोग हल्का सा जानकारी लेंगे ठोस अवस्था का, द्रव अवस्था का, गैसीय अवस्था का, प्लाज्मा अवस्था का और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये हमारा बेसिक पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे इसके मेन पॉइंट पे। तो यहाँ पे मेन पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, ठोस अवस्था के बारे में हम डेफिनेशन देख चुके हैं। उसके बाद मेन हमें पढ़ना है ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। ठोस पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, यानी कि रवादार ठोस और बेरवादार ठोस क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्रिस्टलीय ठोस में, क्योंकि हमें अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में नहीं पढ़ना है, केवल इसके डेफिनेशन को देखना है, हमें आगे बढ़ना है क्रिस्टलीय ठोस में। अभी हम आप लोग को केवल पॉइंट बता रहे हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में हम लोग इसके डेफिनेशन को देखेंगे, इसके गुणों को देखेंगे। उसके बाद अक्रिस्टलीय ठोसों का जैसे हमने बताया कि केवल डेफिनेशन देखना है हमें। आगे चलेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देख लेंगे कि क्या अंतर होता है। तो देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों की व्यवस्था निश्चित और नियमित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की व्यवस्था अनियमित होती है। और भी बहुत सारा है, लेकिन हम यहाँ डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हमें कौन कौन सा पॉइंट इस चैप्टर में पढ़ना है, वो सारे पॉइंटों को हम लोग अभी शॉर्ट नोट्स में कंप्लीट करेंगे। तो आगे देखिए, आगे हमें और क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो देखिए, हमने 7वां पॉइंट लिखा है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अब हम लोग ठोसों का नहीं, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करेंगे, जिसमें हम लोग 4 प्रकार के पढ़ेंगे। जिसमें पहला होगा आणविक ठोस। आणविक ठोस में हम लोग इसके प्रकार को अगर देखेंगे तो प्रकार हो जाएगा इसका 3 प्रकार का, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। उसके बाद अगर हम बात करें तो आणविक ठोस के बाद हम लोग चलेंगे आयनिक ठोस पर, आयनिक के बाद आएंगे धात्विक ठोस पे और उसके बाद सहसंयोजक ठोस पे। और इसके डिफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके उदाहरण कि आणविक ठोस क्या होता है, आयनिक ठोस कौन कौन सा होता है, धात्विक ठोस क्या है और सहसंयोजक ठोस क्या है। तो ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग 8वें पॉइंट पे अगर आए तो क्रिस्टलीय जालक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि त्रिविमीय जालक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जिसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, जालक कणों के बारे में पढ़ेंगे और जालक बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जालक कण क्या होता है, जालक बिंदु क्या होता है, और तब हम लोग चलेंगे एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, एकक कोष्टिका किसे कहते हैं। और इसके बाद हमें एकक कोष्टिका के प्राच्य यानी कि पैरामीटर के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग एकक कोष्टिका के पैरामीटर को पढ़ने के बाद अगला जो हमारा 11 नंबर पॉइंट है वो है एकक कोष्टिका के प्रकार, टाइप ऑफ यूनिट सेल। एकक कोष्टिका कितने प्रकार के होते हैं, तो इसे हम लोग देखेंगे 2 प्रकार का। ठीक है, कौन कौन सा। तो पहला हो जाएगा आध या सरल एकक कोष्टिका और दूसरा हो जाएगा केंद्रित एकक कोष्टिका।
दो प्रकार का होता है। अब यहां पे देखिए ये जो दूसरा है केंद्रित एकक कोशिका, ये तीन प्रकार का होता है। कौन सा? फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित, जिसको शॉर्ट में हम लोग FCC भी बोलते हैं। अंतः केंद्रित, इसको हम लोग BCC भी बोलते हैं। और अंत केंद्रित, इसको हम लोग ECC भी बोलते हैं। ठीक है। और ये जो सरल एकक कोशिका है इसको SCC कहते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का एकक कोशिका के प्रकार। उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे टॉपिकों को पढ़ चुके होंगे और ये सारा टॉपिक आपके शॉर्ट नोट्स में जाने वाला है। आगे देखिए, इसके बाद हमें पढ़ना है 7 क्रिस्टल तंत्रों के बारे में। 7 क्रिस्टल तंत्र के बारे में पढ़ना है और जस्ट उसके नीचे आएंगे तो ब्रावेज जालक के बारे में पढ़ना है, ब्रावेज जालक। और उसके बाद एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना, किस तरीके से, किस एकक कोशिका में अवयवी कण कितना होता है, प्रभावी कणों की संख्या उसकी कितनी होती है, ये चीज देखना है। उसके बाद एकक कोशिका में अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर अणुसूत्र किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है। एकक कोशिका में अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर किसी एकक कोशिका का अणुसूत्र क्या होगा वो ज्ञात करना काफी इंपॉर्टेंट है और इससे कई बार क्वेश्चन आ गया है। 16 नंबर पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलों में अवयवी कणों की निविड संकुलन। क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निविड संकुलन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक विमीय निविड संकुलन, द्विविमीय निविड संकुलन। और द्विविमीय निविड संकुलन दो प्रकार का होता है, वर्ग निविड संकुलन, षष्टकोणीय निविड संकुलन। और उसके बाद हम लोग चलेंगे C नंबर पे त्रिविमीय निविड संकुलन। और त्रिविमीय निविड संकुलन में भी हम लोग दो प्रकार का पढ़ेंगे, द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन परतों से त्रिविमीय निविड संकुलन और द्विविमीय षष्टकोणीय निविड संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड संकुलन को बनाना। तो ये सारा पॉइंट आपको एक एक करके इसको नोट करना होगा कि आखिर हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद देखिए 17 नंबर पॉइंट क्या है, अंतरकाशीय छिद्र या रिक्तियां। अंतरकाशीय छिद्र या रिक्तियां क्या होता है, कुछ देगा। त्रिविमीय रिक्ति क्या होता है, चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होता है, अष्टफलकीय रिक्ति क्या होता है, या कितने गोलों से बना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या का अनुपात लिखा हुआ है, ये आप लोग का न्यूमेरिकल्स में बन सकता है। दे देगा चतुष्फलकीय रिक्तियों में त्रिज्या अनुपात क्या होता है, ऑप्शन दे देगा 4। अब आपको याद होगा तो लगाइएगा, नहीं तो नहीं। ये सारे पॉइंट उन बच्चों के लिए है जिनका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिन्होंने पढ़ लिया है, उनके लिए ये सारा टॉपिक है। आगे देखिए रिक्तियों की सहायता से अणुसूत्र। रिक्तियों की सहायता से अगर क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकल में तो उससे हम लोग अणुसूत्र किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ये भी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। आगे आए तो आगे देखिए 19 नंबर पॉइंट है अवयवी कणों की त्रिज्या। अवयवी कणों की त्रिज्या और यूनिट सेल यानी कि एकक कोशिका की भुजा A में संबंध। और यहां पे हम लोग देखेंगे सरल एकक कोशिका में क्या संबंध होता है, तो A बराबर 2R और R बराबर बात करें तो A/2। उसी प्रकार से हमें फलक केंद्रित एकक कोशिका में देखना है और उसके बाद अंतः केंद्रित एकक कोशिका में संबंध देखना है। किसके किसके बीच, तो R और A के बीच, यानी कि कणों की त्रिज्या और उसकी भुजाओं के बीच। तो ये सारा पॉइंट आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगले पॉइंट पे चले तो अगला जो हमारा 20 नंबर पॉइंट है वो है एकक कोशिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करना। एकक कोशिका का संकुलन क्षमता कितना होता है, SCC का कितना होता है याद कर लीजिएगा, FCC का कितना होता है, BCC का कितना होता है। यहाँ पे आपके सामने संकुलन क्षमता प्रतिशत में लिखा हुआ है। आगे चलिए तो आगे देखिए क्रिस्टल दोष क्या होता है और क्रिस्टल दोष में हमें कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, तो एक होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है रेखीय दोष। बिंदु दोष और रेखीय दोष। और बिंदु दोष में चलेंगे तो 3 प्रकार का ये होता है। बिंदु दोष कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, रस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष, अशुद्धता दोष। और इसमें इंपॉर्टेंट है हमारा ये चारों। रस समीकरण मितीय दोष में सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसको याद करना होगा, क्या है, तो ये रस समीकरण मितीय दोष 4 प्रकार का, रिक्तिका दोष, अंतरकाशीय दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष। इन चारों का डेफिनेशन और आ जाता है आपका शॉर्टकी और फ्रैंकेल दोष में अंतर। इसका डेफिनेशन यानी कि चारों का डेफिनेशन आपको याद करना होगा किसी भी हालत में।
उसके बाद और समीकरण मितीय दोष में चलेंगे तो यहाँ पे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें भी कभी कभी पूछ सकता है धातु आधिक्य दोष क्या होता है और धातु अभाव दोष क्या होता है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का ये सारा पॉइंट रहा। और इन सारे पॉइंट को कंप्लीट करने से पहले आपको सबसे पहले तो ये विषय सूची आपको मालूम होना चाहिए कि क्लास 12th में कितने चैप्टर हैं। सबसे पहले विषय सूची और उसके बाद हमने टारगेट रखा चैप्टर नंबर 1 का शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाएंगे। और शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है आपको हमने बता दिया कि पॉइंट, केवल पॉइंट, कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इन सारे पॉइंट को नोट किया होगा और इन सारे टॉपिक में जो भी टॉपिक आपका छूटा हुआ है उसको अभी का अभी रणनीति बना के कंप्लीट कर लो। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।